हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम वाक्यों के भेद पर बात कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि वाक्य पर वीडियो और भी वीडियो बनाए गए हैं जो प्ले लिस्ट में है, आप उन्हें देखिए, क्योंकि वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो यह वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि वाक्यों के भेद। तो इस पर दोस्तों दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से शब्द के भेद या अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। शब्द के भेद दो ही तरह से किए जाते हैं और वह दोनों तरीका ये है। आपसे जैसा प्रश्न पूछा जाए उस वैसा आप काम करेंगे। आज हम इस वीडियो में रचना या स्वरूप की दृष्टि से शब्द के भेद पे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रचना या स्वरूप की दृष्टि से दोस्तों शब्द के तीन भेद किए जाते हैं। तीन भेद, ठीक है। अब तीन भेद कौन कौन से हैं और वो देखिए। पहले सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा होता है दोस्तों संयुक्त वाक्य। आज हम इसी तीनों पे बात करने वाले हैं। नाम में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, नाम क्लियर है। रचना या स्वरूप की दृष्टि से शब्द वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल कहिए या साधारण, सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। ये सरल, मिश्र और संयुक्त शब्द कोई ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि इस शब्द पे हमने जो है कि पहले भी कई वीडियो में बात कर चुके हैं, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल पे हम बात नहीं करते, सीधे हम इसके मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं कि इन तीनों की परिभाषा कैसे बनाई जाए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे पहला है सरल वाक्य, क्लियर है। तो सरल मतलब सबसे छोटा, जो सबसे सीधा है, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, तो उसको सामान्य अर्थ में क्या कहते हैं, ये सरल बच्चा है, साधारण इंसान है। इसकी खासियत ये होता है कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता और हमेशा कोशिश करता है कि वो सबसे मिलजुल के रहे। तो वाक्य में क्या है कि ये सरल वाक्य सबसे छोटा वाक्य है। इसमें क्या होता है कि एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगा। ऐसी स्थिति सरल या साधारण वाक्य की होती है। तो इनकी आप परिभाषा यूं बना सकते हैं, वह वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। क्लियर है, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं। इस सरल वाक्य में क्या होगा, एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा, बस। ठीक है, अब देखिए, जैसे समझिए आप, जैसे सिंपल जो भी साधारण वाक्य आप लिख सकते हैं कि मोहन खाता है, ये सरल वाक्य है क्योंकि मोहन करता है और खाता है क्रिया है। राम
सोता है। तो राम क्रिया है, सॉरी राम करता है और सोता क्रिया है। इस तरह ये सब चीजें क्या है, सरल वाक्य के अंदर माने जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, क्योंकि फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम मिश्र वाक्य पे बात कर लें। मिश्र आप क्लियर है दोस्तों, कई बार हमने ये इस तरह का समझाया है कि एक उदाहरण आप समझिए कि मिश्रण कोई भी चीज कैसे होता है। कि जैसे आप लीजिए कि थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, दोनों को मिलाइए, तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो यही चीजें वाक्य में होता है कि थोड़ा सा ये हिस्सा, थोड़ा सा वो हिस्सा, दो तरह की चीजें इसमें मिलती है, तो वो मिश्रण बन रहा है, मिश्र। और मिश्र वाक्य की बात क्या है कि इसमें क्या होता है, एक मुख्य या सरल वाक्य होता है। ठीक है, और उसके अलावे एक उपवाक्य होता है। तो क्या चीजें आपने देखा कि इसमें दो चीजें होती है। पहला क्या होती है, एक सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, या आप इसको मुख्य वाक्य भी कह सकते हैं, मुख्य वाक्य। और दूसरा क्या होता है इसमें, उपवाक्य। और उपवाक्य आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में ये दो चीजें पाई जाती हैं। यहां तक अगर आपने समझ लिया है, तब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें मिश्र वाक्य की परिभाषा बनानी है। ठीक है, अब परिभाषा बनाइए। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। कोई डाउट नहीं दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि यही सब चीजें इसमें आया है। यही दो सब चीजें आप भी परिभाषा बना सकते हैं जिसमें ये दो चीजें आपको डालना है, सरल वाक्य या मुख्य वाक्य और उपवाक्य। अपनी परिभाषा में ये दो तत्वों की आपको चर्चा करनी है, तब वो मिश्र वाक्य की परिभाषा तैयार होगी। अब हम इनको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राधा स्कूल से घर आई, तब मोहन गए। ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या देख रहे हैं कि इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है, मुख्य वाक्य कौन सा है। तो मुख्य वाक्य ये है कि राधा स्कूल से घर आई, ये क्या हो गया, मुख्य वाक्य। और उसके बाद तब मोहन आया, ये क्या है, उपवाक्य। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो मिश्र वाक्य स्पष्ट हो गया। अब हम इसके तीसरे भेद पे बात कर लें, और वो है संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मिश्र वाक्य में दो चीजें आपने देखा, एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। इसमें भी दो तत्व आप मान सकते हैं, दो चीजें आप गिन सकते हैं कि पहला क्या होगा कि इसमें दो वाक्य होगा।
चाहे वो सरल हो जाए या मिश्र हो जाए, ये मायने नहीं रखता। दूसरा क्या होता है, योजक अव्यय होगा इसमें। दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला कोई ना कोई योजक होगा और वह योजक अव्यय होता है। यहां तक आपको याद रखना है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको संयुक्त वाक्य की परिभाषा बनानी है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा बना सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें दो वाक्य, या इस तरह कहें कि वह वाक्य जिसमें दो सरल या मिश्र वाक्य योजक अव्यय से जुड़े हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि उसमें दोनों जो वाक्य है वह स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दो वाक्य को जोड़ा गया है, वक्ता या लेखक जो है अपनी सुविधानुसार दोनों वाक्यों को जोड़ता है, उसके अपने बात को रखने और कहने का तरीका है। तो वही तरीका जो है कि वह संयुक्त वाक्य के रूप में अपनाता है। तो आइए इनकी परिभाषा बनाते हैं। वह वाक्य जिसमें दो सरल या मिश्र वाक्य योजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें जो लिखा है कि दो सरल या मिश्र वाक्य, ठीक है, तो यहां बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे कि एक तरफ हो सकता है सरल वाक्य हो और दूसरे तरफ मिश्र वाक्य हो, या हो सकता है एक तरफ मिश्र वाक्य हो दूसरी तरफ सरल वाक्य हो, या हो सकता है कि दोनों तरफ सरल वाक्य हो या दोनों तरफ मिश्र वाक्य हो। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब दो वाक्य है, दो वाक्य एक तीसरे वाक्य में पिरो दिया गया है, या ऐसे कहें दो टुकड़े को जोड़कर एक कर दिया गया है। ठीक है, दो लाठी का टुकड़ा है, उसे जब हम जोड़ेंगे, जैसे इस तरह समझिए कि यह दो ईंट है, इसको दोनों को मिला दिया जाए तो एक ईंट बनता है, और वही काम संयुक्त वाक्य का है। ठीक है दोस्तों, अब एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम और श्याम जाता है, एक और वाक्य हम लिखते हैं, फिर हम इनको जोड़ेंगे। ये अभी संयुक्त वाक्य नहीं है, ये दो वाक्य है। ठीक है, राम और श्याम जाता है एक वाक्य, दूसरा महेश घर से निकलता है दूसरा वाक्य। लेकिन हमको इन्हें संयुक्त वाक्य बनाना है, उसमें क्या कहा गया है कि योजक अव्यय के द्वारा वह जुड़ा होगा। योजक कुछ भी हो सकता है, राम और श्याम राम और श्याम जाता है, महेश घर से निकलता है, तो इसको जोड़ दें, तब राम और श्याम जाता है तब महेश घर से निकलता है। क्लियर है? कुछ भी और भी दे सकते हैं, राम और श्याम जाता है फिर महेश घर से निकलता है, या फिर कह सकते हैं उसके बाद घर से निकलता है। फिलहाल यहां ये
क्लियर है कि दो स्वतंत्र वाक्य, इस तरह कह सकते हैं। और इसमें क्या देखा आपने दोस्तों, किसमें दोनों वाक्य एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, दोनों का अर्थ एक दूसरे से डिपेंड नहीं है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वक्ता या लेखक अपनी सुविधानुसार दोनों वाक्यों को जोड़ता है। तीसरा, उम्मीद है दोस्तों कि आपको रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के भेद को समझने में कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो अगर आपको फिर भी समझने में परेशानी होती है तो आप वीडियो के 1 से 2 बार देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह जो है कि ये परिभाषा याद हो जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आज बात इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।